जब हम पृथ्वी के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? सिर्फ एक चट्टान जिस पर हम रहते हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी जीती जागती मशीन की तरह है जिसका हर एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज हम इसी जटिल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि जब ये संतुलन बिगड़ता है तो होता क्या है। जरा सोचिए, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास आ रहा है। दूर से देखने पर यह एक शांत नीले कंचे जैसा लगता है ना? लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते जाते हैं, हमें इसकी असलियत पता चलती है। एक जटिल, सांस लेती हुई उत्कृष्ट कृति। हमारा पर्यावरण सिर्फ हमारे जीवन का बैकग्राउंड नहीं है, ये एक बहुत ही नाजुक ताना बाना है। तो बाहर से तो ये खूबसूरत नीला गोला है, पर इसे अंदर से चला कौन रहा है? कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं? चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी माहौल को, किसी भी एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें उसके दो सबसे बुनियादी हिस्सों को देखना होगा। एक तरफ है बायोटिक यानी जीवित चीजें जैसे पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी, और दूसरी तरफ है एबायोटिक यानी निर्जीव चीजें जैसे पानी, हवा और मिट्टी। जब ये दोनों मिलते हैं तभी जाकर जीवन का वो ताना बाना बनता है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो सवाल ये है कि ये बायोटिक और एबायोटिक चीजें मिलकर बनाती क्या हैं? असल में ये पृथ्वी के 4 बहुत बड़े, बहुत जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स बनाती हैं। प्रदूषण को समझने से पहले हमें इन मंडलों या स्फीयर्स को जानना होगा जिन्हें हम जाने अनजाने में नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला है स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। इसे आप पृथ्वी की बुनियाद समझ सकते हैं। ये पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है। ये वो पहाड़ हैं जिन पर हम चढ़ते हैं और वो मिट्टी है जिसमें हमारा खाना उगता है। ये जीवन के लिए जरूरी खनिज और पोषक तत्व देता है। इसके बाद आता है जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर। ये हमारे ग्रह की जीवन धारा है, उसकी नसें हैं। ये ग्रह के 31% हिस्से पर फैला हुआ है, जिसमें महासागर, ग्लेशियर और हवा में मौजूद पानी की भाप भी शामिल है। ये बड़ी बड़ी धाराओं के जरिए हमारे ग्रह के तापमान को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून करता है। तीसरा है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जो हमारी ढाल की तरह है। सोचिए, गैसों की एक पतली सी चादर जिसमें ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है और ग्रह को इतना गर्म रखती है कि यहाँ जीवन पनप सके। और आखिर में आता है जीव मंडल यानी बायोस्फीयर। ये वो जीवन क्षेत्र है जहाँ सब कुछ एक साथ आता है। ये ग्रह की वो पतली सी त्वचा है जहाँ जीवन मौजूद है, समुद्र की गहराइयों से लेकर ऊंची ऊंची चोटियों तक। असल में यही वो जगह है जहाँ बाकी तीनों मंडल, जमीन, पानी और हवा, एक साथ मिलकर जीवन को मुमकिन बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस खूबसूरत संतुलित सिस्टम को समझ गए हैं, पर अब कहानी में एक मोड़ आता है। अब हम उस तनाव की बात करेंगे जो इस संतुलन को बिगाड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदूषण संकट की, जो इस पूरे बैलेंस को तोड़ रहा है। तो ये प्रदूषक या पोल्यूटेंट आखिर होता क्या है? इसे बहुत सीधे साधे शब्दों में समझते हैं। ये कोई भी ऐसी चीज है जिसे हम पर्यावरण में इतनी तेजी से डाल रहे हैं कि कुदरत के पास उसे साफ करने का टाइम ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिस्टम ओवरलोड होकर फेल हो जाए। चलिए हवा में होने वाले प्रदूषण की प्रक्रिया को देखते हैं। ये होता कैसे है? सबसे पहले हम ऊर्जा के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और PM 2.5 जैसे छोटे छोटे कण हवा में फैल जाते हैं। और आखिर में ये गैसें हमारे वायुमंडल में एक कंबल की तरह काम करती हैं, जो ग्रह की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? बात सिर्फ ग्रह के गर्म होने की नहीं है। जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये जहरीला स्मॉग हर साल लाखों लोगों की समय से पहले मौत की वजह बनता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कण हमारी सांसों के जरिए फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। अब पानी की बात करते हैं। जल प्रदूषण भी 2 तरह का होता है। पहला है पॉइंट सोर्स, मतलब जब प्रदूषण एक ही जगह से आ रहा हो जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री का पाइप जो सीधा नदी में खुलता है। दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स, जो कई अलग अलग बिखरी हुई जगहों से आता है, जैसे हजारों खेतों से बहकर आने वाली खाद। और इसके नतीजे वो बहुत भयानक होते हैं। एक प्रोसेस है जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं।
इसमें खेतों से आई खाद की वजह से पानी में काई यानी एल्गी का एक विस्फोट सा हो जाता है। ये काई पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेती है, जिससे मछलियों और दूसरे जीवों के लिए डेड जोन बन जाते हैं। और फिर है माइक्रोप्लास्टिक्स, जो अब हमारे खाने और पानी में भी पहुंच चुके हैं। अब आते हैं उस जमीन पर जो हमें खाना देती है। हम इसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। 3 बड़े तरीके हैं जिनसे हम इसे जहरीला बना रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल माइनिंग ऑपरेशन से, हमारे पुराने फ़ोन और कंप्यूटर जैसे ई वेस्ट को गलत तरीके से फेंकने से, और खेतों में बहुत ज़्यादा कीटनाशकों के इस्तेमाल से। और जब मिट्टी में जहर घुलता है तो वो वहीं रुकता नहीं है। ये एक खतरनाक सफ़र पर निकल पड़ता है, पौधों से जानवरों में, और फिर जानवरों से हमारे खाने की प्लेट तक। अब जरा उन प्रदूषकों की बात करते हैं जिन पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं। पहला है ध्वनि प्रदूषण। पानी के नीचे जहाज़ों और सोनार का शोर व्हेल और डॉल्फिन को बहरा बना रहा है। और दूसरा है प्रकाश प्रदूषण। शहरों की तेज रोशनी जानवरों के आने जाने के रास्तों में कन्फ्यूजन पैदा करती है और उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ देती है। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये सारी समस्याएं अलग अलग नहीं हैं। ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, एक फीडबैक लूप की तरह, जहां एक समस्या दूसरी को और भी ज़्यादा बिगाड़ देती है, जिससे एक ग्लोबल लहर का असर पैदा होता है। इस फीडबैक लूप का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है। नंबर 1, हवा में प्रदूषण से वायुमंडल गर्म होता है। नंबर 2, ये गर्मी महासागरों में चली जाती है। नंबर 3, गर्म पानी की वजह से कोरल रीफ मरने लगते हैं। और नंबर 4, जब रीफ मर जाते हैं तो वो तूफानों से हमारे तटीय इलाकों की रक्षा नहीं कर पाते। देखा कैसे एक समस्या दूसरी को जन्म देती है और हालात बिगड़ते चले जाते हैं। हमारा असर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब हम सिर्फ इस ग्रह पर रह नहीं रहे हैं, हम इसे बदल रहे हैं, इसकी केमिस्ट्री तक को बदल रहे हैं। वैज्ञानिक इस नए दौर को एंथ्रोपोसीन कहते हैं, मतलब इंसान का युग। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई एक प्रजाति पूरे ग्रह पर सबसे बड़ी ताकत बन गई है। ये सब सुनने में शायद थोड़ा निराशाजनक लगे, पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस तरह हमारे पास संतुलन बिगाड़ने की ताकत है, उसी तरह हमारे पास इसे ठीक करने की भी ताकत है। बहाली का रास्ता अभी भी मौजूद है। जैसा कि ये कोट कहता है, अगर हम प्रकृति को एक मौका दें तो उसमें लचीलेपन की एक अविश्वसनीय क्षमता है। ये हमें याद दिलाता है कि रिकवरी यानी वापसी मुमकिन है। और ये सिर्फ कोई अच्छी बातें नहीं हैं, ये सच में हो रहा है। अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल पहल को देखिए, या फिर दुनिया भर के शहरों को देखिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रदूषण को रोकना नहीं है, बल्कि बिगड़े हुए इकोसिस्टम को फिर से ठीक करना है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, हमारा हर छोटा बड़ा फैसला, हम कौन सी बिजली इस्तेमाल करते हैं, हम क्या खरीदते हैं, ये सब आने वाले कल की दुनिया के लिए एक वोट जैसा है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा वोट आखिर जा किसे रहा है।